नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। हिग्स बोसोन के जनक पीटर हिग्स का हुआ निधन। फिजिक्स की दुनिया में माइलस्टोन थी गॉड पार्टिकल की खोज। नोबेल पुरस्कार हुआ था हासिल। हुरून ने जारी की रिपोर्ट। यूनिकॉर्न्स के मामले में भारत तीसरे नंबर पर। निवेश में कमी के चलते भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या में आई कमी। और बेंगलुरु में हैजा के मामले आए सामने। जल संकट की चुनौती से परेशान है बेंगलुरु, भारत की आईटी कैपिटल के नाम से मशहूर। आइए खबरों की शुरुआत करें। आपको याद है साल 2012 में एक खबर आई थी कि वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल की खोज कर ली है। फिजिक्स की दुनिया में यह खोज एक माइलस्टोन साबित हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गॉड पार्टिकल को वैज्ञानिकों ने खोजा उसके बारे में साल 1964 में ही सैद्धांतिक तौर पर बातचीत की जा चुकी थी। इस सिद्धांत को दिया था वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने। हाल ही में वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हो गया है। साल 2012 में वैज्ञानिकों ने इनकी थ्योरी को प्रूव किया था। इसके बाद साल 2013 में पीटर हिग्स को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें यह नोबेल पुरस्कार बेल्जियम के वैज्ञानिक फ्रांसवा एंगलेट के साथ दिया गया था। उनकी थ्योरी ने भी साल 2012 के एक्सपेरिमेंट में अहम भूमिका निभाई थी। सबसे पहले हम जानते हैं कि साल 1964 में पीटर हिग्स ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था। पीटर हिग्स ने अपनी थ्योरी में बताया था कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में एटम यानी परमाणु से भी छोटा कण मौजूद है। इस यूनिवर्स को बनाने में जो पार्टिकल्स या कण भूमिका निभाते हैं उन्हें द्रव्यमान इसी कण से मिलता है। उन्होंने दावा किया था कि सभी तारों और ग्रहों को मास यानी द्रव्यमान इसी कण से हासिल होता है। यहां तक कि अगर ये कण नहीं है तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब दुनिया को लगा कि ब्रह्मांड के निर्माण में इस कण की इतनी अहम भूमिका है तो मीडिया में इसे गॉड पार्टिकल नाम दिया गया। इसे गॉड पार्टिकल कहने के पीछे एक कहानी यह भी प्रचलित है कि एक वैज्ञानिक हैं लियोन लेडरमैन। उन्होंने इसकी खोज में लगे वक्त से फ्रस्ट्रेट होकर इसे गॉड डैम पार्टिकल कहा था। तब से इसे मीडिया में गॉड पार्टिकल कहा जाने लगा। वैज्ञानिक समुदाय इसे हिग्स बोसोन ही कहता है। अगर हिग्स बोसोन की परिभाषा की बात करें तो ये एक ऐसा आधारभूत कण है जो अन्य आधारभूत कणों को मास यानी द्रव्यमान प्रदान करता है और ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में शामिल 17 प्राथमिक कणों में से एक है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स एक बेहद अहम थियरी है जो यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बिहेव के बारे में बताती है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न के वैज्ञानिकों के मुताबिक हिग्स बोसोन पार्टिकल में 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का द्रव्यमान होता है। ये प्रोटॉन की तुलना में 130 गुना भारी होता है और साथ ही ये चार्जलेस है। जब हम हिग्स बोसोन की बात कर रहे हैं तो सर्न के बारे में भी बात करना जरूरी है। दरअसल 2012 में सर्न ने ही LHC यानी लार्ज हार्डन कोलाइडर के जरिए एक्सपेरिमेंट करके हिग्स बोसोन के अस्तित्व की पुष्टि की थी। लार्ज हार्डन कोलाइडर फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर है। सर्न ने कहा कि दुनिया की हर चीज कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन यूनिवर्स बनने की शुरुआत में किसी भी पार्टिकल में द्रव्यमान नहीं था। वे सब स्पीड ऑफ लाइट की गति से मूव कर रहे थे, मतलब हवा में उड़ रहे थे। लाइफ इवॉल्व हुई, तब इन पार्टिकल्स को हिग्स बोसोन नाम के कण से द्रव्यमान हासिल हुआ। इस तरह यूनिवर्स के निर्माण में हिग्स बोसोन अहम है। इस पर साल 2013 में यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा। सवाल यह था कि निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? ऑप्शंस थे। यह हमें यह समझाने में मदद करेगा कि मूल कणों में सन्हति यानी द्रव्यमान क्यों होती है। यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ें। द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया है। इसमें उन स्टार्टअप्स को रैंकिंग दी जाती है जिनकी स्थापना साल 2000 के बाद हुई और जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। साथ ही ये पब्लिक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। इंडेक्स के डेटा पर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनिकॉर्न से क्या मतलब है।
देखिए, वैसे तो यूनिकॉर्न एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका जिक्र यूरोपियन लोक कथाओं में मिलता है। बताते हैं कि ग्रीक हिस्टोरियन टीसीएस ने अपनी कहानियों में एक यूनिकॉर्न एनिमल का जिक्र किया और कहा कि भारत में पाया जाता है। लोक कथाओं के मुताबिक यूनिकॉर्न एक सींग वाला घोड़ा, वन हॉर्न हॉर्स है, लेकिन जब किसी स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब अलग होता है। यूनिकॉर्न निजी क्षेत्र के उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो। स्पेसएक्स, ओपनएआई, ये जो कंपनीज हैं ये सब यूनिकॉर्न में शामिल हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में कुल 67 यूनिकॉर्न्स हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 68 था। हालांकि भारत यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर काबिज है। भारत के यूनिकॉर्न्स में स्विगी, ड्रीम11 और रेजरपे जैसी कंपनीज शामिल हैं। भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या में आई कमी के पीछे की मुख्य वजह स्टार्टअप में होने वाले निवेश में कमी है। इस लिस्ट में 703 यूनिकॉर्न्स के साथ यूएसए पहले नंबर पर, तो 340 यूनिकॉर्न्स के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को को वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल का दर्जा हासिल है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था। यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत फ्लैगशिप स्कीम है। इस प्रोग्राम का मकसद है देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और देश के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के स्टार्टअप से जोड़ना। भारत की आईटी कैपिटल बेंगलुरु के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। जल संकट का सामना कर रहे बेंगलुरु में कॉलरा यानी हैजा के मामले सामने आए हैं। इसके बाद बेंगलुरु के पीजी एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए डिटेल्ड प्लानिंग की जरूरत बताई जा रही है। दरअसल बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 47 विद्यार्थियों को हेल्थ इश्यूज के चलते हॉस्पिटलाइज कराया गया। इनमें से 2 स्टूडेंट्स में हैजा की पुष्टि की गई। हैजा यानी कॉलरा एक खतरनाक डायरिया रोग है। अगर इसमें ट्रीटमेंट न मिले तो इंसान की मौत तक हो जाती है। ये विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से दूषित खाने पीने से फैलता है। आमतौर पर यह बीमारी ऐसे गरीब क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां बेसिक सैनिटेशन की सुविधा मौजूद नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के मामले से तो साफ है कि अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन भी इस बीमारी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए वॉश यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन रणनीति अपनाई जाती है। WHO ने हैजा से निपटने के लिए 3 ओरल वैक्सीन अप्रूव की हैं। इनमें डुकोरल, शानकोल और यूविकोल प्लस शामिल है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हाल ही में खबर यह आई कि USISPF यानी यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने भारत के पूर्व राजस्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस खबर में हम यूएस इंडिया टैक्स फोरम और USISPF दोनों के बारे में बात करेंगे। यूएस इंडिया टैक्स फोरम USISPF की ही एक पहल है। इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग हुई थी साल 2020 में। मकसद क्या था? मकसद था इस लॉन्चिंग का कि जो भी कंपनीज यूएसए और भारत के बीच व्यापार करती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए। इससे वो दोनों देशों के ऑफिशियल्स से व्यापार में आने वाले टैक्स इश्यूज पर बातचीत कर सके। देखिए, सरकार का काम होता है कानून और नीतियों को बनाना और उन्हें लागू करना। वहीं कंपनीज सरकार के बनाए नियम कानूनों को फॉलो करती हैं। लेकिन जो चुनौतियां व्यापार के दौरान कंपनीज फेस करती हैं उनका एग्जैक्ट आइडिया सरकार को नहीं होता। ये फोरम इसी गैप को कम करने के मकसद से लॉन्च की गई थी। किसी भी व्यापार में कंपनीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है देश के कर कानूनों से निपटना। हर कंपनी चाहती है कि जब वो व्यापार करे तो सरकारें उनकी सहूलियतों का ध्यान रखें। तो ये फोरम पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही कंपनीज के इनपुट्स को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे जब सरकारें कर से जुड़ी कोई नीति या कानून बनाती हैं तो कंपनीज के इनपुट्स को भी कंसीडर किया जाए। इस फोरम में 350 से ज्यादा कंपनीज, सरकारी अधिकारी, ग्लोबल टैक्स एक्सपर्ट्स और बेहतर टैक्स पॉलिसीज यानी कर नीतियों के हिमायती लोग शामिल हैं। USISPF का गठन भी कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। इसे साल 2017 में ही एक स्वतंत्र नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल संस्थान के तौर पर गठित किया गया था। इसका मुख्यालय है यूएसए के वॉशिंगटन DC में। हालांकि ऑफिसेज भारत और यूएसए दोनों में है। इसका मकसद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच के गैप को कम करना है।
अब आइए, साल 2023 में यूपीएससी की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था, उस पर गौर कीजिए और समझिए कि ये खबर जानना क्यों जरूरी है। सवाल ये पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और यूरोपियन यूनियन ईयू ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। कथन 1 था। कथन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन था कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, और डी ऑप्शन था कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। साथ ही इस दिन को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली रखी गई है। इसी अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक सम्मेलन का भी उद्घाटन किया, जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का विषय होम्योपैथी में अनुसंधान और दक्षता को बढ़ावा देना है। स्पेस फाउंडेशन ने इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की टीम को सम्मानित किया। इस टीम को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन स्पेस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को स्पेस एक्सप्लोरेशन और खोज के क्षेत्र में अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या संगठनों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। दरअसल जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर नासा के अपोलो 13 मिशन का हिस्सा थे। यह पुरस्कार उन्हीं की याद में हर साल देते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 खबरों में बनी हुई है। इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया। रिपोर्ट के आंकड़ों पर ध्यान दें तो हेपेटाइटिस के कारण मरने वालों की संख्या वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और हेपेटाइटिस वायरस के कारण हर दिन 3,500 से अधिक लोग मरते हैं। वहीं वार्षिक रूप से ये आंकड़ा 13 लाख तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक जानलेवा रोग है और हेपेटाइटिस के करीब 80% मामले 38 देशों से आते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। फिलिस्तीन प्राधिकरण ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नए सदस्य के प्रवेश पर बनी समिति के पास भेज दिया है। यहाँ जानने वाली बात है कि जब कोई देश पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन करता है तो उसकी सदस्यता को सबसे पहले सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली यानी महासभा में इस प्रस्ताव को रखा जाता है और वहां इस प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने लियो वराडकर का स्थान लिया। आयरलैंड में प्रधानमंत्री को टीशक कहा जाता है। यदि हम आयरलैंड की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित एक पश्चिमी यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी डबलिन है। यह यूनाइटेड किंगडम के एक हिस्से उत्तरी आयरलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किए। इस चुनाव में भारत की जगजीत पवाडिया को फिर से चुना गया। उन्हें बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्य देशों में सबसे अधिक वोट हासिल हुए और सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 2025 से 2030 की अवधि तक के लिए होगा। वे 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से जुड़ी हुई हैं और 2021-22 में उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसमें 13 सदस्य होते हैं जिन्हें आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुना जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का गठन 2014 में किया गया था। कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, हैजा यानी कॉलेरा रोग के लिए जिम्मेदार है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, 1937 के प्रांतीय चुनाव से रिलेटेड निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब में सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी केपीपी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी।
इन कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनना है कि केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न पूछा था मैंने, हाल ही में चर्चा में आए सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर स्क्वाश? और सही जवाब है ऑप्शन ए, टेनिस। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लीजिए और उस पर जाकर रोजाना इसकी पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी देने हैं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।